नमस्कार आप सभी को। आप सभी की आगामी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत आज से आपका वार्षिकांक शुरू हो रहा है। करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है। इसमें विशेष रूप से हम जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के घटनाक्रमों को कवर करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनवरी और फरवरी के 15 तारीख तक इसको कंप्लीट रूप से समाप्त कर लें, पूर्णतया समाप्त कर लें। अभी आज आप कह सकते हो एक डेमो क्लास के रूप में इस क्लास को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये क्लास सभी राज्य विशेष के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य विशेष की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एक दिवसीय एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि बिहार पीसीएस का एग्जाम है, आने वाले समय में यूपी पीसीएस का है, ठीक है, आने वाले समय में एमपी पीसीएस का भी हो सकता है। तो जो भी हमारी परीक्षाएं हो सकती हैं उन सब के दृष्टिगत इसको लेकर हम आ रहे हैं। एक वार्षिकांक के तौर पर इसको देखना है। अभी यह सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो रविवार को देखने को मिल रही है, ठीक है। कुछ चैनल पर हो सकता है पहले पब्लिक हो जाए, लेकिन अभी जो इसका हमारा लक्ष्य है वार्षिकांक का, क्योंकि ये डेमो वीडियो है तो आगे पीछे पब्लिक हो सकती है, लेकिन जो ये वार्षिकांक का हमारा लक्ष्य है इसमें यही है कि कम से कम सप्ताह में आपको एक वीडियो उपलब्ध कराई जाए। और आपकी परीक्षा के दृष्टिगत हो सकता है कि किसी राज्य विशेष की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित हो, किसी की मार्च में, तो उसके दृष्टिगत हम प्रयास करेंगे कि जो सबसे पहला आपके राज्य विशेष का जो सबसे पहला एग्जाम है उस तक आपका ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। तो मान के चलना है कि अधिकतम 30 से 40 दिनों के अंदर ये करंट अफेयर्स आपका पूरे एक वर्ष का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आज की क्लास है ये डेमो क्लास के तौर पर है, इसमें 10 प्रश्न ही रखे गए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताइएगा कि इसी तरह से प्रश्नों की सीरीज के रूप में इसको आगे बढ़ाएं, या बहुत सारे छात्र आप में से हैं जो पूर्व में हमारे साथ जुड़े थे। जब हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम हम चलाते थे तो उसमें आप देखते थे तो बहुत सारे लोग उस मेथड को जो है पसंद करते हैं, लिंकिंग वाला उस प्रोसेस को पसंद करते हैं। तो आप राय दीजिएगा, उस आधार पे हम चलेंगे और प्रश्नों की संख्या इसमें अधिकतम जो है वो 50 प्रश्न हम देखेंगे। और 10 प्रश्न जो आज डेमो के तौर पे आप देख रहे हो, इस सेशन को भी कंप्लीट करने में कम से कम आपको 25 से 30 मिनट लगने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही विधिवत तरीके से चीजें आपको दी जाएंगी। हालांकि आप जानते हैं कि जो हमारा डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आता है रात्रि 11 बजे आजाद बीपीएससी एकेडमी मोबाइल, जो आपका यूट्यूब चैनल है आजाद बीपीएससी एकेडमी का, उस पर रात्रि 11 बजे आप देखते होंगे, तो वहां पे काफी डिटेल में चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आज की जो एक क्लास है, क्योंकि इसमें वार्षिकांक के तौर पे हम देख रहे हैं, रिवीजन के तौर पे हम देख रहे हैं, तो एक प्रश्न से जुड़ा हुआ सीमित कंटेंट ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और जो आपका डे बेसिस पे जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, प्रत्येक दिन जो आपकी रात्रि 11 बजे का सेशन आजाद बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर होता है, वहां पे प्रत्येक प्रश्न के बारे में हम बहुत डिटेल से जाते हैं, उसके बारे में 8 से 10 फैक्ट बताते हैं। लेकिन ये वार्षिकांक है तो यहाँ पे फैक्ट कम होंगे, प्रश्न की संख्या जो है वो ज्यादा होगी, और इसी तर्ज पर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। डेमो क्लास के तौर पे है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं बीपीएससी एकेडमी के अलावा किसी अन्य चैनल पे देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि कैसी लगी आज की क्लास, जिससे इसको हम आगे बढ़ा सकें और इसमें कुछ बदलावों के साथ, कुछ सकारात्मक बदलावों के साथ आपके जो सुझाव होंगे उसको भी इसमें कंसीडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न जो हमने रखा है, हाल ही में चर्चा में रहा ईडेन समुद्री बीच किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ईडेन समुद्री बीच जो है ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इसमें आपको कंसीडर क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे राज्य विशेष के दिए हुए हैं, 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, तमिलनाडु, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, इन्हीं में से किसी एक पर आपको चुनाव करना है, किसी एक विकल्प पर आपको जाना है। चलिए बताइएगा, क्योंकि इसको जैसे मैंने बोला कि कई सारे राज्यों के दृष्टिगत ये सीरीज प्रारंभ की जा रही है, तो इसीलिए ई विकल्प भी यहाँ पे दिया है। लेकिन ध्यान रहे, ई विकल्प सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आपका एक राज्य विशेष है बिहार, जहां पे ई विकल्प भी प्रश्न में दिए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ई विकल्प रखा गया है। यदि आप अन्य किसी राज्य विशेष से देख रहे हैं तो आपको ई विकल्प को इग्नोर कर अन्य विकल्पों पर विचार करना है। चलिए बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ईडेन समुद्री बीच किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है। आपको पता होगा पिछले दिनों 2 समुद्री बीच, ये क्योंकि हम जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं इस घटनाक्रम की, तो याद रखिएगा पिछले दिनों का मतलब कुछ माह पूर्व की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, इसको कहीं कहीं लिखते हैं ईडन, ठीक है, ईडन कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं ईडेन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ईडेन के साथ साथ एक और बीच था जिसका नाम था कोलम,
तो कोलम तट और ईडेन तट को जो है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, दोनों को साथ में। आपको बता दें ईडन जो संबंधित था ये पुदुचेरी से संबंधित था, इसके लिए बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। और कोलम की यदि हम बात करते, पूछ लेते कि कोलम कहां से संबंधित है, तो आपको बताना है कि कोलम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये आपकी बेसिक जानकारी है जो आपको बतानी होगी, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसको जो अतिरिक्त फैक्ट है उसको आपको नोट करना है। जो अतिरिक्त फैक्ट हैं उसको आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें आपको देखने को मिलता है ये कि स्कीम चल रही है तमिलनाडु राज्य में, ये आपको पता होना चाहिए। इस स्कीम का नाम है मीनदम मंजपई स्कीम। और मीनदम मंजपई स्कीम ये पूछा जा सकता है, मीनदम मंजपई स्कीम ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य विशेष की स्कीम है। तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य विशेष की स्कीम है, क्योंकि तमिलनाडु लगातार पर्यावरण हित में कार्य कर रहा है, बहुत सारी योजनाएं लेकर आया है। उसी संदर्भ में इन्होंने जो ये स्कीम लाई है, इसके अंतर्गत जैसे मीनदम मंजपई स्कीम के अंतर्गत इन्होंने बोला है कि हम प्लास्टिक बैग का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इन्होंने कपड़े का एक विशेष प्रकार का बैग बनाया है। और वहां पे ये इसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कपड़े के बैग को प्रयोग किया जाए, प्लास्टिक बैग का प्रयोग ना किया जाए। तो जो मीनदम मंजपई स्कीम है, इसमें विशेष रूप से एक प्रकार का कपड़े का बैग बनाया गया है और उसी को राज्य विशेष में जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए नरसिंगन पेट्टई, आपने नाम सुना होगा, नरसिंगन पेट्टई। नरसिंगन पेट्टई का यदि आपने नाम सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज नोट कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम है नरसिंगम पेट्टई नागासोरम। क्या नाम है? नागासोरम। पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, नागास्वरम। ठीक है, नरसिंगन पेट्टई नागास्वरम। पूछा जा सकता है यह क्या है, तो आपको बता दें नरसिंगन पेट्टई नागास्वरम जो है ये तमिलनाडु राज्य का, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का एक वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्या मिला है इसको जीआई टैग दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है नरसिंगन पेट्टई नागास्वरम जो कि एक वाद्य यंत्र है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में इनकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत पूछी जाती है, वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क है तमिलनाडु के, ये अवश्य आपसे पूछे जाते हैं। तमिलनाडु के संदर्भ में कई सारी पहाड़ियां हैं जो आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी राज्य विशेष को पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी राज्य विशेष के बारे में आप पढ़ते हो, तो आपके लिए जरूरी है कि तुरंत आपको एटलस ओपन करना चाहिए और वहां पे जाके राज्य विशेष से संबंधित जो स्थलाकृतियां हैं, जो भौगोलिक स्थिति है, उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है तमिलनाडु से संबंधित पहाड़ियों को भूगोल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लीजिएगा, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी आपको पढ़ना है। तो ये जानकारी आपकी हो गई पहले प्रश्न से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। हाल ही में चर्चा में रहा, ऐसा होना चाहिए, इसको चर्चा में रहा कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, चलिए बताइएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप हिंट ऐसा ले सकते हो, जैसे बात हो रही है कावेरी की, तो आप जानते हो कावेरी नदी, कावेरी नदी तो याद होगी आपको कि कावेरी नदी जो है 2 राज्यों में प्रमुखता से बहती है। और इन 2 राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें से 2 ही राज्य आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। मतलब यदि इसकी बात हो रही है तो या है तो कर्नाटक में होना चाहिए या तो तमिलनाडु में होना चाहिए। और इसमें भी आपको पता होगा, जब कावेरी नदी की बात करते हैं, इसमें एक बहुत पुराना बांध है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, कलनई डैम। कलनई डैम आपने पढ़ा होगा, तो कलनई डैम आपको इसी नदी पर देखने को मिलता है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, बोला जा रहा है कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। आपको बता दें इसी तरह के मिलते जुलते के कुल 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक का नाम है कावेरी, कावेरी साउथ, ठीक है, एक का नाम है कावेरी, याद रखिएगा। ये तीनों नाम मिलते जुलते हैं और इसी वजह से हम अपनी परीक्षाओं में गलतियां कर बैठते हैं, इसको आपको याद रखना है। एक है कावेरी नाथ, ठीक है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी,
तो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल गई। एक हो गई कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हो गई कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हो गई कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपसे तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आप टिक करोगे कर्नाटक में, कि कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है या कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आप तमिलनाडु राज्य को टिक करोगे, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो याद रखना है, कावेरी नाम देख के ही टिक नहीं कर देना है, बल्कि कावेरी यदि पूछा जाए तो कर्नाटक, कावेरी नॉर्थ या कावेरी साउथ पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य आपको टिक करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कदाउर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिनों चर्चा में है। कदाउर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिनों चर्चा में है। और कदाउर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि हम बात करें चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। याद रखिएगा, भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है जहां पे सिलेंडर लोरिस को जो है संरक्षित किया जा रहा है। किसको? सिलेंडर लोरिस को संरक्षित किया जा रहा है। ऐसा बोला जाता है सिलेंडर लोरिस जो है ये बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति है, जो ज्यादातर अपना जीवन काल में ज्यादातर समय जो है अपना वृक्षों पर बिताते हैं। और इनको संरक्षित करने के लिए भारत में यदि कोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रखा गया है, चिन्हित किया गया है, तो वो है कदाउर वन्य जीव अभ्यारण्य। पूछा जा सकता है कि सिलेंडर लोरिस को कहां पे संरक्षित किया जा रहा है, तो आपका जवाब होगा कदाउर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहां पे है? ये भी तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलती है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला सी बीड पार्क कहां पे है, भारत का पहला सी बीड पार्क कहां पे है, तो भी आपको जवाब देना है, क्योंकि इसकी चर्चा बजट में की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला सी बीड पार्क जो है वो तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 2 से इतने फैक्ट थे जो आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा जा रहा है, ये समझने का प्रयास करते हैं। याद रखना है, कहीं पे भी कोई समस्या आ रही हो, किसी भी संदर्भ में कोई समस्या आ रही हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। आपकी राय सादर आमंत्रित है। जो भी राय देंगे यदि सकारात्मक होगी, ठीक है, उससे अन्य छात्रों का फायदा होगा, तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार किया जाएगा। इसको बताइएगा, यहाँ पे क्या दिया है, हाल ही में किसे भूटान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। भूटान में भारत का नया राजदूत कौन बना है? आपको पता है इससे पहले भूटान में हुआ करती थी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज नाम तो आपने सुना ही होगा, रुचिरा कंबोज। और रुचिरा कंबोज अब हाल ही में क्या बन गई हैं आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में हमारी अस्थायी प्रतिनिधि बन गई हैं। ठीक है, हमारी अस्थायी प्रतिनिधि बन गई हैं यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज। तो अभी ये पद खाली हो गया था भूटान का। तो भूटान में जो हमारे नए राजदूत बने हैं उनका नाम है सुधाकर डालेला। तो याद रखिएगा, भूटान में भारत के नए राजदूत हैं सुधाकर डालेला। और जो हमारे पूर्व के राजदूत थे जिनका नाम था रुचिरा कंबोज, उनको अब यूनाइटेड नेशन में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, जो टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पे नेपाल जैसे नवीन श्रीवास्तव दिया है, पूछ लिया जाए नवीन श्रीवास्तव कहाँ पे राजदूत है हमारे, तो याद रखना है ये हमारे नेपाल में राजदूत है। ठीक है, प्रणय वर्मा का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये राजदूत है, बांग्लादेश में ये राजदूत है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए पीके रावत कहाँ पे राजदूत हैं, तो नोट कर लीजिएगा ये चीन में हमारे राजदूत हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको तैयार रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्वादालाहारा शहर किस देश से संबंधित है? बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ग्वादालाहारा शहर किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। मैक्सिको, यूएई, सऊदी अरब, रूस, इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। चलिए, इस शहर के बारे में आपको बताना है कि किस देश से संबंधित है। बहुत अच्छी बात है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 देशों के नाम दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। आपको बता दें ये जो शहर है चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए। तो 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया था? उसका नाम था ग्वादालाहारा। और ये जो शहर है यदि हम बात करें कहाँ पे है, तो ये शहर है मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको का ये शहर था जिसको वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया था।
यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन कौन सा शहर घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा अक्रा शहर घोषित किया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो अक्रा शहर है ये किस देश से संबंधित है, देश का नाम आप हमें बताओगे। ठीक है, अक्रा शहर किस देश से संबंधित है, ये आपका जवाब होना चाहिए इसका, कि किस देश से संबंधित है ये आप बताओगे। याद रखना है अक्रा को वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर अमेरिका का शहर था उत्तर अमेरिका का देश था मैक्सिको। आप जानते हैं उत्तर अमेरिका में प्रमुखता से 3 देश कनाडा, यूएसए और मैक्सिको की चर्चा हम करते हैं। इसको बताइएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखो आपको बता दें कि कई जगह पे यदि आपने पूर्व में पढ़ा होगा ना, तो मुझे पता है कि आपने सैफ अहमद का नाम याद किया होगा, क्योंकि जब नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था तो कार्यवाहक के रूप में सैफ अहमद को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये कार्यवाहक थे। अब अस्थाई यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मोहम्मद तैयब इकराम। तो याद रखना है आज के समय में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के आप कह सकते हो अध्यक्ष के तौर पर हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और मोहम्मद तैयब इकराम कहाँ से संबंधित हैं, यदि हम देश की बात करें तो याद रखना है मोहम्मद तैयब इकराम का संबंध पाकिस्तान से है, ये एक पाकिस्तानी है। सैफ अहमद की बात करें तो सैफ अहमद का संबंध था मिस्र से, जिसको इजिप्ट भी आप बोलते हो, मिस्र देश से इनका संबंध था। ये मिस्र के आप कह सकते हो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पद को ग्रहण किया था। मिस्र की बात करें तो मिस्र में एक शहर आता है जिसका नाम है शर्म अल शेख। क्या नाम है? शर्म अल शेख। और शर्म अल शेख शहर क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP27 जो बैठक होगी वो यहीं पर देखने को मिलेगी। तो याद रखना है शर्म अल शेख में COP27 की बैठक होगी, ये आपको पता होना चाहिए। मिस्र की बात कर रहे हो तो मिस्र हाल ही में आप जानते हो मिस्र ने एक संगठन को ज्वाइन किया है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसको ज्वाइन किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक वही है जिसके अध्यक्ष है मार्कोस पराडो ट्रोंजियो, इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ब्राजील के व्यक्ति हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो 4 देशों ने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, जिनमें बांग्लादेश का नाम आता है, जिनमें UAE का नाम आता है, जिनमें उरुग्वे का नाम आता है। और उरुग्वे के बाद जो सबसे नवीनतम देश है वो है मिस्र। तो इन 4 देशों का भी नाम याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़े ये 4 नवीनतम देश हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस पराडो ट्रोंजियो, और ये ब्राजील के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में यूथ पार्लियामेंटेरियन की बैठक हुई थी, और यूथ पार्लियामेंटेरियन की जो बैठक हुई थी वह भी मिस्र में आयोजित की गई थी, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने मिस्र के बारे में देखा, यदि आप थोड़ा सा जागरूक हैं तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मैप खोलेंगे और मैप में जाके मिस्र के बारे में देखेंगे। और जब जाके आप मिस्र के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे लाल सागर है, और लाल सागर हो गया, इससे आपको देखने को मिलता है कि मिस्र की जो सीमा है वो लगती है। तो आप क्या करोगे कि लाल सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं उसके बारे में आप देख लोगे कि इसमें कौन कौन से देश हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो गैर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, उनके बारे में आप देख लोगे। और जब आप लाल सागर देखने जाते हो तो आपको एक जलसंधि भी देखने को मिलती है, और निश्चित रूप से आप उसको जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब संज्ञा देते हैं तो उसमें जाके आप देखोगे कि कौन कौन से देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और वहां पे कौन सी जलसंधि है इसको भी आप जाके देखोगे। तो क्या है कि जब आप करंट अफेयर्स देखते हो ना, यदि आप करंट अफेयर्स से चाहो तो आपकी जो विषय वस्तु है भूगोल वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ आपको, जैसे आपने देखा कि मिस्र में किसी चीज का आयोजन हो रहा है तो वहीं पे पढ़ के यदि आप रुक जाते हो ना तो आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब थोड़ा सा आप खुद से जागरूक होते हो, आप खुद से जाके उसको देखते हो, तो वहां से चीजें आपके लिए लाभकारी होती है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके देखिएगा कि लाल सागर से कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं, यहाँ पे कौन सी जल संधियां है, और जो देश हैं उनकी राजधानियों का नाम भी आप बताओगे। साथ ही साथ क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम मिस्र की बात कर रहे हैं, तो मिस्र के बगल के जो पड़ोसी देश हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं उनका भी जिक्र आप करोगे। कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से इसका जवाब आपको देना है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? देखो ये प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि यदि ये प्रश्न मैं नहीं रखता तो आप में से ज्यादातर लोग रुचिरा कंबोज को टिक करते, रुचिरा कंबोज को आप अपना जवाब मानते। लेकिन आप क्या है कि यहाँ पे ये नहीं पढ़ते कि किसके लिए बात हो रही है, डिसआर्मामेंट के लिए बात हो रही है, निशस्त्रीकरण के लिए बात हो रही है।
तो याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तब आप रुचिरा कंबोज का नाम टिक करोगे। लेकिन जब प्रश्न कुछ और पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, अस्थायी प्रतिनिधि देखते, यूनाइटेड नेशन देखते, और यदि रुचिरा कंबोज नाम दिया होता तो आंख मूंद कर आप टिक कर देते। ये गलती मत करिएगा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए, तो भारत का अस्थायी प्रतिनिधि यहाँ पे चुना गया है अनुपम रे को। ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। ठीक है, अनुपम रे को चुना गया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको बता दें यूनाइटेड नेशन के संबंध में कुछ तिथियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे 18 जून आपको याद रखना है। ठीक है, 24 जून आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है भी मैं आपको बता रहा हूं। 18 जून हो गया, 24 जून हो गया, इसके बाद 15 मार्च आपको याद रखना है। अब इनको याद क्यों रखना है, सबसे पहले 15 मार्च से शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि हम 15 मार्च को इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यूनाइटेड नेशन कब मना रहा है, तो आपका जवाब होगा 15 मार्च। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हेट स्पीच को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यूनाइटेड नेशन कब मना रहा है, तो आपका जवाब होगा 18 जून। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं की जो भागीदारी है, विशेष रूप से जब आप बात करते हो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में महिलाओं की भूमिका को याद करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो दिवस है 24 जून। तो ये तीनों तिथियां आपको पता होना चाहिए, इस्लामोफोबिया विशेष रूप से, और इस्लामोफोबिया के साथ साथ दूसरा हेट स्पीच वाला तो अवश्य याद रखना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं का जो आप कह सकते हो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, उसके संबंध में जो दिवस मनाया जा रहा है वो भी आपको याद रखना है, 24 जून का दिन। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही रचना सम्राट अशोक के लेखक कौन है, विशेष रूप से यूपी वाले ध्यान देंगे, यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। हाल ही में चर्चा में रही रचना सम्राट अशोक के लेखक कौन है। यदि आप हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशन से जुड़े हैं तो इसके बारे में हमने पूर्व में बात किया है, वहां से आपको जानकारी मिली होगी। नोट्स अपना पलटेंगे तो वहां पे आपको जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। बताइएगा, रचना सम्राट अशोक की बात हो रही है। आपको बता दें रचना सम्राट अशोक जो है वो दया प्रकाश सिन्हा की रचना है, और दया प्रकाश सिन्हा का नाम इसलिए यहाँ पे आ रहा है, सम्राट अशोक की चर्चा इसलिए आ रही है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उसमें हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए जो पुरस्कार मिला है वो नमिता गोखले को मिला है। नमिता गोखले की जो पुस्तक थी उसका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या था, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये आपको पता होना चाहिए। थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये नमिता गोखले की रचना है, जिसके लिए इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दया प्रकाश सिन्हा की जब बात करते हैं तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, और इनकी रचना थी सम्राट अशोक। दोनों जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि भाई साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो आपको पता होगा साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिनमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दो अन्य भाषाएं हैं, एक है राजस्थानी, दूसरा है अंग्रेजी, इसको भी याद रखना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लखवार डैम किस नदी पर बन रहा है। लखवार डैम किस नदी पर बन रहा है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, लखवार डैम किस नदी पर बन रहा है। लखवार डैम की बात करें तो याद रखना है कि लखवार डैम सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में बन रहा है, और चुनाव से पहले एक लंबा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में भारतीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो वहीं से ये चर्चा में आया। ये जो प्रोजेक्ट है ये यमुना नदी पर बन रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लखवार डैम की जब बात करते हैं तो यमुना नदी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला देश बना था उत्तराखंड। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें जो हमें याद रखनी है, जैसे बोला गया था कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त बोला गया था कि जो नामांकन है 50%, उसको हम जो आप कह सकते हो उच्च शिक्षा में जो नामांकन है उसको 50% तक ले जाएंगे। कब तक, वर्ष 2035 तक। और यह बोला गया था कि वर्ष 2030 तक हमारा लक्ष्य होगा
कि 100% स्कूली नामांकन हो, बच्चों का 100% स्कूलों में नामांकन हो। तो ये 3 लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई थी। ये बोला गया था कि उच्च स्तर पर यदि हम बात करें उच्च जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उनमें 50% कम से कम इनरोलमेंट होगा। इसके बाद दूसरा बोला गया था कि वर्ष 2030 तक हमारा लक्ष्य रहेगा कि स्कूलों में 100% इनरोलमेंट हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 आप कह सकते हो प्रमुख लक्ष्य हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में एक चल रही है परियोजना जिसका नाम है पर्वतमाला। पर्वतमाला के अंतर्गत जो है विशेष रूप से 3 रोपवे बनाए जा रहे हैं 3 जगहों पर। पहला चंडी मंदिर में बनाया जा रहा है, दूसरा केदारनाथ धाम में बात हो रही है बनाने की, और तीसरा है हेमकुंड साहिब में। तो हेमकुंड साहिब, केदारनाथ धाम और चंडी मंदिर, इन तीनों स्थानों पर रोपवे बनाने की बात की गई है और इसी को बोला गया है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें एक प्रोजेक्ट है हमारा P17A। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। P17A, P17A में क्या था? P17A में विशेष रूप से 7 जहाजों का निर्माण करना था, जिनमें 4 जहाजों का निर्माण करता मझगांव डॉकयार्ड, ठीक है, और 3 जहाजों को इसमें बनाएगा जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मझगांव डॉकयार्ड कहाँ पे है या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पे है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसकी चर्चा हमने क्यों की है? क्योंकि इनमें से 4 जहाज अभी तक बन गए हैं। 4 कौन कौन से बने हैं? पहला बना था नीलगिरी, दूसरा बना था हिमगिरी, तीसरा बना था उदयगिरी, और चौथा जो बना है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये है दूनागिरी, ठीक है। तो 4 बन चुके हैं, बाकी 3 अभी बनना बाकी है। और ये जो दूनागिरी है इसी के संदर्भ में हमने इस प्रश्न की चर्चा की है, क्योंकि ये दूनागिरी नाम रखा गया है, ये उत्तराखंड की एक पहाड़ी है और इसी के नाम पर उस जहाज का नाम रखा गया है। तो चारों आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और दूनागिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा? मझगांव डॉकयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। उनमें से ये 4 हैं। याद रखिएगा, जैसे मैंने क्रम बताया है, तो पहला बनाया है मझगांव डॉकयार्ड ने, दूसरा बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, फिर तीसरा बनाया है मझगांव डॉकयार्ड ने, और चौथा बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। इसी क्रम में इनको याद रखना है। नाम फिर से बता दे रहा हूं, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और दूनागिरी, ये 4 बन चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ली है? संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता हाल ही में किसने जो है ज्वाइन की है संघाई सहयोग संगठन की? आपको बताना है। चलिए बताइएगा, संघाई सहयोग संगठन को हाल ही में किसने ज्वाइन किया है? ईरान, बहरीन, सऊदी अरब या इसराइल? बताइएगा किसने ज्वाइन किया है? चले इसमें नोट कर लीजिएगा कि इसको अभी हाल ही में ईरान ज्वाइन किया है, ईरान ने। ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आज का लास्ट प्रश्न, वर्ष 2026 के लिए विंटर ओलंपिक किस देश में खेले जाएंगे? वर्ष 2026 के लिए विंटर ओलंपिक किस देश में खेले जाएंगे आपको बताना है। देखो, विंटर ओलंपिक की बात हो रही है और वर्ष 2026 की बात हो रही है, तो याद रखना है वर्ष 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो इटली में खेला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 प्रश्न और आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए यूथ विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो यूथ विंटर ओलंपिक होंगे आपके गैंगवान में। गैंगवान किस देश का शहर है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया का शहर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए यूथ समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो यूथ समर ओलंपिक जो है वो डकार में होंगे। सेनेगल जो देश है उसके आप कह सकते हो उसका एक शहर है डकार, जहां पे ये होंगे। तो ये दोनों पता होना चाहिए कि यूथ विंटर ओलंपिक पूछा जाए तो गैंगवान, यूथ समर ओलंपिक पूछा जाए तो डकार आपको टिक करना है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज आपने डेमो क्लास इसको देखा है, डेमो क्लास के तौर पर इसको आप देखा है, ये आपके लिए कितनी लाभकारी है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। और जो आपका रिव्यू होगा हम उस आधार पे फिर आगे बढ़ेंगे। जो आपके सुझाव होंगे निश्चित रूप से उसको हम समाहित करेंगे और फिर जो अगले सप्ताह आपकी वीडियो आने वाली है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन और प्रश्नों की संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, और प्रश्नों की संख्या जब 50 होगी तो निश्चित रूप से ये 2 से ढाई घंटे की क्लास बनेगी, तो वो भी आपको बताना है कि पढ़ाने का तरीका और अन्य चीजें आपको कैसी लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।